वेलकम टू स्टडी IQ। I'm अमित वरिदे किलोर और ये हमारा लेक्चर नंबर 34 है इंडियन पॉलिटी सीरीज में। लक्ष्मीकांत को हम चैप्टर वाइज कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। वी हैव ए टारगेट दैट विल कंप्लीट द होल लक्ष्मीकांत इन 100 आवर्स। इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ले लीजिए, जिसमें भी पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, राज्य व्यवस्था सिलेबस का पार्ट है, जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उस सारे के सारे पार्ट्स एज फार एज द MCQ एंड द मेंस एसे टाइप क्वेश्चंस आर कंसर्न्ड, भारत की राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित सारे के सारे जो सवाल हैं वो लक्ष्मीकांत नाम की इस किताब से किए जा सकते हैं। इन 100 घंटों के द्वारा हम इस लक्ष्मीकांत को पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली लाइन बाय लाइन विदाउट लिविंग एनी टॉपिक कंप्लीट करेंगे। अभी हमने लेक्चर नंबर 32 और 33 में यूनियन जुडिशरी यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ा है। हमारा इस समय फोकस पार्ट 5 में जो भी केंद्र सरकार से संबंधित चीजें हैं, यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट और जुडिशरी, ये तीनों की तीनों चीजें हम कर चुके हैं, राइट। हमारा उद्देश्य इस समय जो गवर्नमेंट के 3 सबसे बड़े स्तंभ होते हैं, लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट जो कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव यानी कि जो काम करते हैं, जो एग्जीक्यूट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं लॉ को, और न्यायपालिका जुडिशरी जो होती है, जो कि इन सबको डिसाइड करता है, रिव्यू करता है कि सबके सब कानून के अकॉर्डिंग चले। सुप्रीम कोर्ट लेक्चर नंबर 32 और 33 के द्वारा कंप्लीट किया जा सका है। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित 3 टॉपिक है, ठीक है। एक तो सबसे पहले जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू के बारे में आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 34 ऑफ द सीरीज में। याद रखिए, वैसे बता देता हूं कि जुडिशियल रिव्यू जुडिशरी की सबसे ज्यादा पावरफुल शक्ति है। अगर ये नहीं होती तो फिर बेसिकली किसी भी प्रकार से जो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है, जो पावर है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के अगेंस्ट, वो कभी भी होती ही नहीं। इंडीड जुडिशियल रिव्यू इज प्रोबेबली द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट। अगर डेमोक्रेटिक स्टेट टोटलिटेरियन स्टेट में नहीं बदल पा रही हैं, उसका एक ही रीजन है, द जुडिशियल रिव्यू। इफ यू रिमूव द जुडिशियल रिव्यू तो कुछ ही दिनों, कुछ ही डेकेड्स के अंदर अंदर सारी की सारी डेमोक्रेसी, एंड दैट इज लाइक द नॉर्मल पैटर्न ऑफ द सोसाइटी, कि अगर जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट ना हो तो ऑलमोस्ट एवरी डेमोक्रेसी विल टर्न इटसेल्फ इनटू अ टोटलिटेरियन स्टेट। ये इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू के साथ साथ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक स्पेसिफिक टॉपिक है, और जुडिशियल एक्टिविज्म रिलेटेड टू जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का थोड़ा सा ओवर एंथुजियास्टिक वर्जन, उसको हम लेक्चर नंबर 35 में करेंगे, एंड देन विल बी डन विद द यूनियन जुडिशरी। फ्रॉम द लेक्चर नंबर 36 विल स्टार्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नर, मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, एंड द हाई कोर्ट। चलिए, जुडिशियल रिव्यू। नाउ दिस इज अ ट्रिमेंडसली सिंपल टॉपिक, ठीक है। इसमें प्रीलिम्स में बहुत बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं आता है, मेंस में कभी कभी 10 नंबर का एक क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू क्या मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ समझेंगे, एंड कॉन्स्टिट्यूशन में कहां कहां पर जुडिशियल रिव्यू मेंशन्ड है, प्रोविजंस कौन कौन से हैं जो कि जुडिशियल रिव्यू से एसोसिएटेड है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है न्याय की समीक्षा करना, कोई भी जो कानून बनाया गया है उसकी न्यायिक समीक्षा। इसका स्कोप क्या है, किन किन चीजों पर जो जज होते हैं, जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, किन किन चीजों को रिव्यू किया जा सकता है, और एक स्पेसिफिक टॉपिक 9th शेड्यूल से संबंधित। रिव्यू का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपको मैं बताता हूं, जैसे आप कोई मूवी का रिव्यू करते हैं, राइट। किसी भी मूवी का आप रिव्यू कर सकते हैं, या बड़े सारे से कुछ क्रिटिक्स होते हैं जो मूवी का रिव्यू करते हैं। वो मूवी का रिव्यू करते हुए आपको क्या क्या बताते हैं, एक्टर ने एक्टिंग कैसे की, मूवी का स्क्रीन प्ले कैसा है, मूवी के अंदर एक्शन कैसा है, कॉमेडी कैसा है, मूवी एंटरटेन करेगी या नहीं करेगी। इस प्रकार से पूरा ओवरऑल होलिस्टिकली उसका आर्टिस्टिक समीक्षीकरण को जो कहते हैं, समीक्षा जो की जाती है, उसको कहा जाता है रिव्यू। दैट इज व्हाट नोन एज द रिव्यू। ये किसी भी चीज से संबंधित हो सकता है, राइट। किसी बुक का भी रिव्यू हो सकता है, किसी मूवी का भी रिव्यू हो सकता है। आप मेरी क्लासेस जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी की सीरीज की, जो ये सीरीज चल रही है 100 वीडियोज की, इंडियन पॉलिटी सीरीज बाय अमित किलोर, आप इसका भी रिव्यू कर सकते हैं ऑन द सिंग, कि हाँ इनकी बातें बताई हुई समझ में आ रही हैं, सारे के सारे चैप्टर्स कवर्स किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, डिपेंडिंग ऑन दी पैरामीटर्स विच यू मे सेट ऑन योरसेल्फ। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि देश में जो काम किया जा रहा है और जो कानून बनाए जा रहे हैं, क्या वो संविधान के कंकरेंस में है, इस चीज को रिव्यू करना। उसका जो पैरामीटर है वो कॉन्स्टिट्यूशन है जुडिशियल रिव्यू का, कि जुडिशियल रिव्यू उस चीज का किया जा सकता है ये बात को आइडेंटिफाई करने के लिए कि गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ने जो काम किया है, क्या वो संविधान के अकॉर्डिंग किया है या नहीं किया है। लेट्स ट्राई टू सी। देखिए, सबसे पहले ये मैं बात आपको कल के लेक्चर में बता चुका हूं। द डॉक्ट्रिन ऑफ द जुडिशियल रिव्यू एक्चुअली ओरिजिनेटेड एंड डेवलप्ड इन द यूएसए। 1803 में
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जुडिशरी ने उनका पिछले 300 सालों का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन दिया था रिलेटेड टू द जुडिशियल रिव्यू। जॉन मार्शल नाम के एक जज थे जो कि उस समय चीफ जस्टिस ऑफ यूएसए थे। उनके पास एक केस था, उस केस को नाम पॉपुलरली कहा जाता है मार्बरी वर्सेस मेडिसन। ठीक है, हम केस के अंदर जरूरी नहीं है, केस के अंदर हमें तो डिटेल में पढ़ना नहीं है, तो हमारे लिए कोई ज़्यादा खास जरूरी नहीं है समझना या नाम याद करना। बट बस ये समझ लीजिए कि 1803 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक केस चल रहा था मार्बरी वर्सेस मेडिसन। उसके जो जज थे जॉन मार्शल, चीफ जस्टिस थे उसके सुप्रीम कोर्ट के यूएसए के। उन्होंने एक सेमिनल, एक लैंडमार्क, एक आइकॉनिक डिसीजन दिया। इस बात का डिसीजन दिया कि जो जुडिशरी है उसके पास अधिकार है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करना। इससे एक इंपॉर्टेंट बात स्टार्ट हुई, जुडिशियल रिव्यू जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया। जुडिशियल रिव्यू को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का मतलब ये होता है कि जो संविधान है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स नहीं है। आप सोचिए, जब 1789 के करीब में यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, तो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? भाई कुछ शब्द लिखे हुए हैं ना, कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हुई है, देयर शैल बी इक्वालिटी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इन शब्दों का मतलब क्या होगा अगर ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल्स हैं, जस्ट मॉरल प्रिंसिपल्स। मॉरल प्रिंसिपल्स तो कई सारे होते हैं, हमारे भी हैं कि भाई चोरी नहीं करनी चाहिए, परंतु उसके बावजूद भी चोरी तो कर देते हैं कुछ लोग। यानी कि मॉरल प्रिंसिपल्स का इन इटसेल्फ रियल प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जो मैनिफेस्टेशन है वो होना ज्यादा जरूरी है, वरना वो सिर्फ किताबी बातें रह जाती हैं। 1803 से पहले आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज जस्ट अ स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल फॉर देम। However, this judgment of John Marshall in the Marbury versus Madison case, जिसमें इस बात को कोडिफाई कर दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लॉ, जो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है वो कानूनी है, देश का सबसे सुप्रीम कानून है संविधान, और अगर इसके अगेंस्ट कुछ होता है तो वह अकानूनी, असंवैधानिक, यानी कि उस चीज को अलाउ नहीं किया जा सकता है। इंडिया ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही बेसिकली जुडिशियल रिव्यू दे दिया। ठीक है, पहले ही दे दिया क्योंकि हमारे से पहले हो ही चुका था। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है जुडिशियल रिव्यू, इट इज एन इनोवेशन ऑफ यूएस जुडिशरी। इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ कन्फर्स द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू ऑन द जुडिशरी, दोनों के दोनों, सुप्रीम कोर्ट के पास भी, हाई कोर्ट के पास, दोनों बेसिकली जुडिशियली रिव्यू कर सकते हैं। फर्दर द सुप्रीम कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड दैट द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा भारतीय संविधान का, भारतीय जुडिशरी का जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है वो है 1973 का केशवानंद भारती केस। इस केस के बाद इस केस ने एक नया डॉक्ट्रीन दिया हमारे देश को, डॉक्ट्रीन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। उसका मोटा मोटा कहने का ये मतलब है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है या नहीं कर सकता है, या कितना कर सकता है, यह सवाल था। जुडिशरी ने जवाब दिया कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट कितना भी अमेंड कर सकता है, कहीं से भी कोई भी पार्ट अमेंड कर सकता है, सारे पार्ट अमेंड कर सकता है, बस बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकता। ये हमारी जुडिशरी का जवाब था। एंड दिस फ्रॉम सिंस 1973 इज द स्टैंडर्ड प्रिंसिपल जिसके बेसिस पर जुडिशियल रिव्यू किया जाता है। उसके साथ ये बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ये जुडिशरी टाइम टू टाइम बताती रहती है। इसको एग्जैक्टली एक बारी में नहीं डिफाइन किया गया कि जुडिशरी एक बारी में उसी केस में डायरेक्टली नहीं बता दिया गया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, नहीं। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये केस टू केस बेसिस पर जुडिशरी अपने आप उसके बारे में जजमेंट देती रहती है। दिस इज अ वेरी स्मार्ट थिंग टू डू। अगर एक बार लिख के दे देते कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है तो प्रॉब्लम हो जाती, फिर परमानेंट लेजिस्लेचर को पता चलता कि कुछ भी बदल देता। बट जुडिशरी ने ये जजमेंट कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, इसकी डेफिनेशन की जो पावर है वो अपने पास रख ली, ताकि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के पास अनपैरेलल्ड पावर ना हो। और जुडिशरी के पास अनपैरेलल्ड पावर होने का एक फायदा रहता है क्या, कि ये कानून नहीं बनाते। तो इनको जब कानून नहीं बनाना होता तो ये टोटलिटेरियन कानून बनाने का मन नहीं करता इनका। क्यों बनाएंगे इनको, क्योंकि इनके पास बनाने की शक्ति नहीं है, कानून बनाने की शक्ति नहीं है, तो फिर ये गलत कानून बनाने की वो नहीं रखते। हाँ, कानून कोई जो और बनाता है ये उसको रिव्यू करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं। तो अगर कोई गलत ओवर टोटलिटेरियन, ज्यादा ऑथोरिटेरियन कानून बनाता है तब ये उसको मना करने की शक्ति रखते हैं थ्रू द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। द पावर ऑफ द जुडिशियल रिव्यू कैन नॉट बी कर्टेल्ड और एक्सक्लूडेड इवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। भाई संविधान में कोई संशोधन किया जाए उसके बावजूद भी बेसिक स्ट्रक्चर नहीं संशोधन किया जा सकता, और जुडिशियल रिव्यू बेसिक डॉक्ट्रीन है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। हेंस इट कैन नॉट बी अमेंडेड इवन बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यानी कि देश में जुडिशियल रिव्यू हमेशा रहेगा। तो सिचुएशंस में हट सकता है, या तो बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रीन है उसको
13 से अधिक जो जज हैं वो बैठें और उस जजमेंट को रिवर्स कर दें, एक वैसी सिचुएशन, या नया संविधान बन जाए। दो सिचुएशन है। नए संविधान में भी ऐसी आशंका है मुझे कि शायद जुडिशियल रिव्यू की पावर जुडिशरी को दी ही जाएगी अगर ऐसा कभी होता है तो। जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है इज द पावर ऑफ द जुडिशरी टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ लेजिस्लेशन, सिर्फ पार्लियामेंट विधानसभा की बात नहीं हो रही है, एंड द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि विधानसभा भी कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती है जो कि संविधान के अकॉर्डिंग चला जाए। तो इस स्टेटमेंट को याद करो, रटो इस स्टेटमेंट को। ये स्टेटमेंट जुडिशियल रिव्यू बोलते ही दिमाग के अंदर ये ऑटोमेटिकली फ्लो करनी चाहिए ये स्टेटमेंट। रीड इट एटलीस्ट 50 टाइम्स टुडे। Judicial review is the power of the judiciary to examine the constitutionality of the legislative enactments and the executive orders of both central governments and the state governments। जिस दिन judicial review पर कहीं पर क्वेश्चन आए इसी चीज को लिखना है हर बार। रटो इस स्टेटमेंट को। अगर एग्जामिन जब रिव्यू किया जाए किसी भी चीज का, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट हो उसका, और चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, अगर उसको एग्जामिन किया जाए और वो पता चला कि इट इज फाउंड द वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अल्ट्रा वायर्स कहते हैं उसको। अल्ट्रा वायर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, अल्ट्रा वायर्स। तो दे कैन बी डिक्लेयर्ड एज इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनवैलिड बाय द जुडिशरी, और उसके बाद गवर्नमेंट उसको एनफोर्स नहीं कर सकती है किसी भी तरीके से। एक जस्ट जुडिशियल रिव्यू को 3 कैटेगरी में वो किया गया है, डिफाइन किया गया। सबसे पहले जुडिशियल रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। भारत में जब भी संवैधानिक संशोधन होता है, अगर जुडिशरी के पास शक्ति है उसको रिव्यू करने की कि जो ये संवैधानिक संशोधन है क्या ये संविधान के अकॉर्डिंग किया गया है या नहीं किया गया। जुडिशियल रिव्यू ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर एंड सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। किसी भी प्रकार का जो लॉ है अगर भारत में बनाया गया है उसको रिव्यू किया जा सकता है। एंड जुडिशियल रिव्यू ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट एंड द अथॉरिटीज अंडर द स्टेट। और किसी भी प्रकार का जो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि एग्जीक्यूटिव एक्शन है, तो ऑलमोस्ट सब कुछ आ गया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज सब पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट इनेक्टमेंट, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नथिंग बट अ पार्लियामेंटली लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट। ज्यादा फर्क नहीं है, बट उन्होंने जस्ट टू गिव स्पेशल इंपॉर्टेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसको अलग से क्लासिफाई कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू की जो शक्ति है उसको कई बार यूज किया है। बड़े सारे से केस हैं, गोलकनाथ केस में, बैंक की नेशनलाइजेशन, प्राइवेट पर्सेस, केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल केस। 2015 में इसी का यूज करते हुए इन्होंने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, जो कि हमने सुप्रीम कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था, उनको इनवैलिड भी कई बार घोषित किया गया है अपनी जुडिशियल रिव्यू को प्रोनाउंस करके। तो देखिए, गवर्नमेंट ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल, गवर्नमेंट नहीं टू बी मोर प्रिसाइज, पार्लियामेंट ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया, ठीक है। उन्होंने संविधान के अंदर बदलाव किया और संविधान में ये लिख दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के द्वारा की जाएगी। अब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, राइट। सुप्रीम कोर्ट ने इसको जुडिशियली रिव्यू किया और रिव्यू करने के बाद उनकी समझ में यह था कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, हेंस इलीगल, हेंस इनवैलिड, हेंस वॉइड, कैंसिल, ये लॉ खत्म, आपका समय बर्बाद किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल हमें यहां पर ये याद करना है। और सेकंड, वैसे ऐसे टोटल 10-15 के करीब 15-16 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो कि जुडिशियल रिव्यू से संबंधित है। मेरी मानो तो सिर्फ 2 याद करने हैं, ठीक है। कौन कौन से, बाकी 15 को बस देखना है, पूछा नहीं जाएगा। ये 2 जरूर पूछे जाएंगे कि जुडिशियल रिव्यू इज डायरेक्टली मेंशन्ड इन द आर्टिकल नंबर 13। वी आर डूइंग कि जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन का है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, ठीक है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पे मेंशन है, अब वर्ड यूज नहीं किया हमने। वी डिड नॉट यूज द वर्ड जुडिशियल रिव्यू इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, हाउएवर इम्प्लिसिटली पावर्स मिल गई है जुडिशरी को लॉ को रिव्यू करने की। तो कहां कहां पे, आर्टिकल 13, इसको लिखो, ये याद करने की बात है। आर्टिकल 13 के अंदर बिल्कुल एक्सप्लिसिटली स्टेटेड है कि जुडिशियल रिव्यू की शक्ति जुडिशरी के पास है। इट सेज all laws that are inconsistent with or derogation of fundamental rights shall be null and void। आर्टिकल 13 ये कहता है कि संविधान बनने से पहले कोई भी कानून और संविधान बनने के बाद कोई भी कानून अगर फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है या वायोलेशन में है, इट विल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। अब जो ये प्रोसेस है डिक्लेयरिंग ऑफ द नल एंड द वॉइड, ये जो प्रोसेस है कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है या नहीं है, ये कौन करेगा, जुडिशरी। तो ये डायरेक्ट पावर देता है हमारी जुडिशरी को जुडिशियल रिव्यू करने का। तो इन
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियल रिव्यू इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड अंडर आर्टिकल नंबर 30। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल नंबर 32 गारंटीज दैट द राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर द एम्पावर्स द सुप्रीम कोर्ट टू इशू डायरेक्शंस। इसके अंदर इंप्लिसिटली मेंशन्ड है, आर्टिकल 32 के अंदर इंप्लिसिटली ये बात मेंशन्ड है कि जुडिशरी के पास अधिकार है जुडिशियल रिव्यू करने का। ये बातों को याद रखना है बस। इसके अलावा बाकी जितने और 14 और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, यू डोंट हैव टू फोकस ऑन देम, डोंट वरी, वो कभी पूछेंगे नहीं। आर्टिकल 131 में लिखा हुआ है, 132 में लिखा हुआ है, 133, 134, 134 ए, 135, 136। तो लाइन से 131 से लेके 136 तक जस्ट एक बार दिमाग के पीछे रखने के लिए। उसके बाद 143, 226, 227, 245, 246, 251 एंड 372, ये सब के सब 16 ऐसे आर्टिकल हैं जिसमें बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिट जुडिशियल रिव्यू का कोई ना कोई प्रावधान लिखा गया है, इम्प्लिसिटली या एक्सप्लिसिटली। आपको याद रखना है कि आर्टिकल 13 एक्सप्लिसिटली स्टेट्स द जुडिशियल रिव्यू इज प्रेजेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द वर्ड इज नॉट यूज्ड, इज यूज्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड आर्टिकल 32 इम्प्लिसिटली स्टेट्स की जुडिशियल रिव्यू की पावर है। बस यही पूछा जाएगा, इसके अलावा कोई सवाल नहीं है। ये एक्सप्लिसिट याद रखो और ये इम्प्लिसिट याद रखो, बस दैट इज इट। इसके अलावा बाई चांस से अगर किसी दिन यूपीएससी का मन किया आप लोगों को परेशान करने का, तो आर्टिकल 227 और पूछ लेंगे बस। 227 का मतलब 32 सुप्रीम कोर्ट को दे रहा है जुडिशियल रिव्यू और ये हाई कोर्ट को देता है। बस इन तीनों आर्टिकल्स के अलावा प्लीज डोंट रिमेंबर, ट्राई टू रिमेंबर एनीथिंग एल्स। ठीक है, बाकी अब ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर सकते हैं आप स्कोप ऑफ द जुडिशियल रिव्यू कि जुडिशियल रिव्यू का स्कोप क्या होता है। स्कोप यानी कि कहां तक किया जा सकता है जुडिशियल रिव्यू। द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ए लेजिस्लेटिव इनैक्टमेंट और एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कैन बी चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, दोनों जगह पर चैलेंज किया जा सकता है ऑन द फॉलोइंग 3 ग्राउंड्स। आपके अगर कोई आपके हिसाब से कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, आपके शहर के कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, उन्होंने कोई ऑर्डर दे दिया, या फिर आपकी विधानसभा ने नया कानून बना दिया, उसको आपको चैलेंज करना है कि ये आपको लगा कि असंवैधानिक है। हाउ आर यू गोइंग टू डू इट, व्हाट इज द ग्राउंड ऑफ डूइंग इट। 3 ग्राउंड है जो कि आपसे प्रीलिम्स में पूछेंगे। क्या? पहला, अगर कोई भी लॉ या कोई भी एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर आपके फंडामेंटल राइट पर इन्फ्रिंज करता है, तो इमीडिएटली आपको एक लॉयर को कॉन्टेक्ट करना है, उसको चैलेंज करके उस लॉ को, ऑर्डर को कैंसिल करवाने के लिए। दूसरा, इट इज आउटसाइड द कंपिटेंस ऑफ द अथॉरिटी विच हैज फ्रेम्ड इट। कहने का क्या मतलब हुआ? सपोज कीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक लॉ बना के प्रेसिडेंट से साइन करवा लेती है। अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी अथॉरिटी थोड़ी ना है लॉ बनाने की, वो तो पार्लियामेंट की है। अगर ऐसा कभी होगा तो फिर दोबारा से आपको लॉयर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको दोबारा से यही लॉ फिर से चैलेंज करना है, ये बता के कि उनके तो बस की ही नहीं थी, तो फिर उन्होंने किया कैसे। बस की से ज्यादा ये होगा कि उनका तो डोमेन ही नहीं था ये काम करने का, तो उन्होंने किया कैसे। वी कांट लेट दैट गो। तीसरा, इट इज रिपग्नेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस व्हिच गिव्स यू अ वेरी वेरी वाइड। कुछ भी आपको लगे देश में कुछ भी हो रहा है, एनीथिंग इन द कंट्री जो आपको लगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के रिपग्नेंट है, तो आप जाके इमीडिएटली आपको किसी लॉयर को फोन करना पड़ेगा, राइट। ये दोनों बहुत स्पेसिफिक हैं, दिस इज वेरी स्पेसिफिक, राइट। ये तो आप बहुत आसानी से याद कर लेंगे। फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज होगा तो इमीडिएटली ये तो हम करवाएंगे कैंसिल, चाहे कुछ भी हो जाए। आउट ऑफ द कॉम्पिटेंस ऑफ द पर्सन, ठीक है, किसी के कॉम्पिटेंस में नहीं है, किसी के डोमेन में नहीं था, उसका कार्यकाल नहीं था। भाई एक आईएएस जो होता है वो जाके किसी के घर के अंदर चेकिंग नहीं कर सकता है बिना वारंट के, राइट। अगर करेगा भी तो भी पुलिस को ही भेजा जाएगा, आप सिविलियन को नहीं भेज सकते हैं। तहसीलदार तो किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। तो उसके कॉम्पिटेंस में अगर उसके उसमें डोमेन में नहीं है तो वो चीज आप चैलेंज कर सकते हैं। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, एनीथिंग विच इज रिपग्नेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इज बेसिकली कैन बी जुडिशियली रिव्यूड। और इसके बाद पे ये है कि इसमें, अच्छा, दिस व्हाट डज दिस टेल इज दैट कि द स्कोप ऑफ द जुडिशियल रिव्यू इज नैरोअर देन व्हाट एग्जिस्ट इन द यूएसए। दो द यूएसए ने क्या किया हुआ है, यूएसए में कुछ भी जुडिशियल रिव्यू हो जाता है, जो मर्जी करो। इस प्रकार से देखिए, आपको मैं बताता हूं कैसे अंडरस्टैंड करेंगे हम आज इस बात को। ये बात करते हैं यूएसए, और यूएसए में ना पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में जुडिशरी सुप्रीम है। जुडिशरी सबसे ज्यादा पावरफुल है एंड जुडिशरी इज द सुप्रीम ओवर देयर, ठीक है, ये बात मान लेते हैं। हमारा जो यूनाइटेड किंगडम है इसमें पार्लियामेंट सुप्रीम है, ठीक है। जुडिशरी कोई ज्यादा उसके अंदर कुछ कर नहीं सकती है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर है, याद रखेंगे आप।
कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपरी है, यहां पे पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है। अब अगर हम इंडिया के बारे में आ जाए, इंडिया में इन दोनों का बैलेंस बनाया हुआ है हल्का फुल्का, और मोर इंपॉर्टेंटली आप ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली सुप्रीम है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, ये बात को अगर हम माने। यूएसए की जुडिशरी के पास अथाह पावर है जुडिशियल रिव्यू की, हमारे वाली थोड़ी सी नैरोवर है, जहां पे हमने ये सिर्फ 3 डोमेन रखे हुए हैं जुडिशियल रिव्यू के लिए। दो, टू बी ऑनेस्ट, इट इज रिपग्नेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, इज क्वाइट अ वाइड डोमेन विच प्रोवाइड्स, उससे बेसिकली इट गिव्स द पावर टू द जुडिशरी टू ऑलमोस्ट हैव अ जुडिशियल रिव्यू ऑफ एनीथिंग पॉसिबल। American Constitution provides for the due process of law against that the procedure established by law which is contained in the Indian Constitution. Procedure established by law और due process of law में फर्क क्या होता है, देखिए समझने की कोशिश करते हैं इस वाली बात को भी। Procedure established by law और due process of law। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब है कि कोई लॉ अगर गलत प्रोसीजर भी बना दे तो वो वैलिड है। भाई एक बार कानून बनाया पार्लियामेंट ने, और सपोज कीजिए वो कानून जो था कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड था, ठीक है, और उसमें प्रोसीजर लिख दिया है कि किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। अब अगर वो प्रोसीजर फॉलो किया गया है तो उस आदमी को गिरफ्तार किया जाएगा, नथिंग एल्स। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का ये मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो यूएसए की है वो ये जज करेगी कि ये लॉ फेयर और जस्ट है या नहीं। जस्ट कि आपने कानून बना दिया है डज नॉट मीन एनीथिंग। जैसे कि भाई हमारा एक लॉ है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर किसी इंडिविजुअल को टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है पुलिस के बाद, और उस इंडिविजुअल के ऊपर जिसके ऊपर टेररिस्ट के चार्जेस हैं, जब तक ट्रायल खत्म नहीं होगा उसको बेल भी नहीं मिलेगी, ऐसा एक कानून हमारा कहता है, ठीक है। तो अब ये सारे के सारे वैलिड हैं, क्यों? क्योंकि इट इज द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, इट इज द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। वेयर एज यूनाइटेड स्टेट्स जुडिशरी कैन एक्चुअली कैंसिल दिस लॉ saying कि it is not following the due process of law। ये जस्ट नहीं है कि किसी को बिना सुनवाई के जेल में रखा जाए। अब देखिए, the difference between the two is that the due process of law gives wide scope of Supreme Court to grant protection to rights of a citizen. It can declare laws violative of these rights not only on substantive ground but also on the procedural ground of being unreasonable। किसी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएस से ये कह सकती है कि this is just unreasonable, कि आप किसी इंडिविजुअल को आतंकवादी घोषित कर उसको जेल में रख रहे हैं और ट्रायल से पहले उसको और गलत भी कर दे। तो अगर जैसे भाई आतंकवादी इज ए वेरी स्पेसिफिक एक्ट, राइट, आतंकवाद एक स्पेसिफिक एक्ट होता है। यूजुअली इंडिविजुअल आतंकवादी नहीं होते, वो हमेशा किसी न किसी ग्रुप से कनेक्टेड होते हैं। आपको जीवन में कभी भी कोई इंडिविजुअल आतंकवादी नहीं मिला है, आज तक मिलता भी नहीं है किसी भी देश, किसी भी पुलिस वालों को, किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी को। दे ऑलवेज फंक्शन इन द ग्रुप। दैट इज द नेचर डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म, अ पर्टिकुलर ग्रुप ट्राइंग टू यूज टेरर टैक्टिक्स फॉर इट्स सोशल पॉलिटिकल किसी भी प्रकार की डिमांड्स को मनाने के लिए, जिसमें वो अटैक करते हैं नॉट ऑन द स्टेट अपैरेटस इंस्टेड ऑन द सिविलियन मशीनरी। इस चीज को टेररिज्म कहा जाता है। यानी इंडिविजुअली लोन वुल्फ जो एक्ट करते हैं वो एक्ट किसी ग्रुप के उस पर करते हैं, ग्रुप की दरकार पर करते हैं या उनके आइडियाज के बेसिस पर करते हैं। हाउएवर यूपा हमारा जो है वो इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट घोषित करा सकता है और फिर जेल में भी रखेगा अगले जब तक ट्रायल हो, और ट्रायल होने के बाद अगर वो इनोसेंट घोषित हो जाता है तो उसके बावजूद भी स्टेट को सू नहीं किया जा सकता है। स्टेट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज द पनिशिंग एजेंसी इन दैट। यूएसए कैन डू इट। इंडिया में इस चीज को जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करना थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है। आवर सुप्रीम कोर्ट व्हाइल डिटरमिनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ however examines only the substantive question। सिर्फ ये बात को एग्जामिन किया जाता है कि law is within the powers of the authority concerned or not। It is not expected to go in the question of the reasonableness, suitability or the policy implication। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इंडिया के जुडिशियल रिव्यू के बारे में समझने की। इसके वाइड पावर की वजह से कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को कई बार उनको ये भी बोला जाता है कि उनका जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक्चुअली में थर्ड चेंबर ऑफ लेजिस्लेचर है। यानी कि एक तो हो गया अपर हाउस जो कि सेनेट है वहां पर, और एक हो गया लोअर हाउस जो कि हाउस ऑफ पीपल है वहां पर। हमारे भी लेजिस्लेचर में 2 हाउस है, राज्यसभा और लोकसभा, तो उनके भी 2 ही हैं, सेनेट और द हाउस ऑफ द पीपल। और
जुडिशरी उनका एक थर्ड हाउस है, अब और तीसरा सुपर लेजिस्लेचर बना दिया, सुपर लेजिस्लेचर है, आर्बिटर ऑफ द सोशल पॉलिसी है। हमारे ऐसे नहीं है। अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी इज ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बट टू लिमिटेड एक्सटेंट। ना हम ब्रिटिश का पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी फॉलो करते हैं, ना हम अंग्रेजों का अमेरिकन का जुडिशियल सुप्रीमेसी फॉलो करते हैं। हमने बैलेंस बना रखा है दोनों के ऊपर। सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट के ऊपर भी हमने लिमिटेशंस डाल रखी हैं, और जुडिशरी को भी इतना अथाह शक्तियां नहीं दी हुई हैं जितनी यूएसए वालों को दे रखी हैं। वी हैव अ मच मोर बैलेंस, जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन इज मच मोर सुप्रीम, ये वाली बात है। हमारे यहां पर सिंथेसिस एग्जिस्ट करता है ऑफ अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ द जुडिशियल सुप्रीमेसी, ऑफ द ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ द पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। ये एक प्रीलिम्स का छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है जो कि अब आपको याद हो जाएगा और इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। जुडिशियल रिव्यू ऑफ द 9th शेड्यूल एक छोटा सा टॉपिक है, जुडिशियल रिव्यू ऑफ द 9th शेड्यूल। जैसे ही हमारा संविधान बना तो बड़े सारे से कुछ लॉज थे। हमारे जो नई गवर्नमेंट थी, राइट, जब नई गवर्नमेंट पावर आई तो उनके बड़े इंपॉर्टेंट प्रोमिसेस थे इंडियन नेशनल मूवमेंट के समय में। उनको कुछ बदलाव लाने थे एज फार एज द प्रॉपर्टी वाज कंसर्न्ड। जो खेतों था उनका बंटवारा करना था, प्रॉपर्टी के बीच में, और जो लैंड रिफॉर्म्स थे उनको लाने के लिए कई सारे कानून इंट्रोड्यूस किए गए थे। जो भी कानून थे लैंड रिफॉर्म्स के लिए इंट्रोड्यूस किए गए, वो राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, उसके साथ क्लैश कर रहे थे। तो इन सारे लॉज को चैलेंज करने लग दिया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इन सब से बचने के लिए, इन लैंड रिफॉर्म्स को पूरी अच्छी तरह से एस्टेब्लिश करने के लिए क्या किया गया? फर्स्ट अमेंडमेंट की गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट अमेंडमेंट में 9th शेड्यूल को ऐड कर दिया गया। 9th शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखा गया। 9th शेड्यूल को ऐड करने का पर्पस यह था कि 9th शेड्यूल में जो भी कानून रखे जाएंगे इनको जुडिशियली रिव्यू नहीं किया जाएगा। दिस वाज द एग्जैक्ट पर्पस ऑफ डूइंग इट। तो 9th शेड्यूल में जो भी कानून है दे कैन नॉट बी जुडिशियली रिव्यूड ऑन द बेसिस ऑफ दिस कि ये किसी फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहे हैं। ये तरीका था, ये ऐसा अपनाया गया। आर्टिकल 31B ऐड किया गया, ठीक है, दो चीज ऐड है। आर्टिकल 31B, जो एक्ट्स और रेगुलेशंस 9th शेड्यूल में लिखे हुए हैं they cannot be challenged or declared invalid on the ground of the contravention of any of the fundamental rights। समझ गए गेम? नई गवर्नमेंट को लैंड रिफॉर्म्स लाने के लिए कई सारे से कानून इंट्रोड्यूस करने थे। वो जो कानून थे वो राइट टू प्रॉपर्टी नाम का जो फंडामेंटल राइट था उससे क्लैश कर रहे थे, तो उसको इमीडिएटली चैलेंज कर दिया जाता था सुप्रीम कोर्ट में। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए पार्लियामेंट ने क्या किया? दे इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें आर्टिकल 31B फॉर बॉम्बे ऐड किया गया और 9th शेड्यूल ऐड किया गया। और यह कहा गया कि 9th शेड्यूल के अंदर जो भी लॉ रखा जाए, ठीक है, जो भी लॉ रखा जाए, इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड कि ये फंडामेंटल राइट को कॉन्ट्रवीन कर रहा है। समझ गए? अच्छा, आर्टिकल 32 अलॉन्ग विद द 9th वाज एडेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। 9th शेड्यूल कंटेन्ड, उस समय जब किया था तो सिर्फ 13 एक्ट थे, बाद में उसके अंदर और एक्ट ऐड होते रहते हैं। हर उस 9th शेड्यूल में किसी भी एक्ट को जब ऐड करना होता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ती है। कर करके इस समय 282 लॉ हैं उसके अंदर। लिस्ट देखिए आप उसको, 282 लॉ है जो कि 9th शेड्यूल में है। तो इनको चैलेंज नहीं कर सकते कि ये फंडामेंटल राइट्स को कॉन्ट्रवीन करने हैं, इनके ऊपर जुडिशियल रिव्यू अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। ये जितने भी एक्ट्स और रेगुलेशन है दे डील विद द लैंड रिफॉर्म्स एंड द अबॉलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम एंड दैट ऑफ द पार्लियामेंट डील विद द अदर मैटर। अब देखिए ये हुआ 1951 में, ठीक है। अब आप हैं समझदार थोड़े से मेरे हिसाब से, हाँ आप तो हैं, बिल्कुल सही कहा। अब जो समझदार वाले हैं वो ये बात जानते हैं कि 1951 के बाद इस बारे में कई बार डिबेट चला था कि कॉन्स्टिट्यूशन कौन अमेंड कर सकता है, कौन अमेंड नहीं कर सकता है, क्या अमेंड हो जाता है, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, डीपीएस भी ऊपर है। बड़े सारे से डिबेट होते होते अप्रॉक्सीमेटली 20 साल के बाद 1973 में केशवानंद भारती केस आ गया। और केशवानंद भारती केस ने ये जजमेंट दी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करो, लेजिस्लेचर जो तुम्हें करना है करो, फ्री हो तुम सबको अमेंड करने के लिए। डोंट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते, ठीक है। इस चीज को कि 9th शेड्यूल के अंदर रखे हुए जो कानून हैं उनको जुडिशरी रिव्यू कर सकती है या नहीं कर सकती है, इसकी फाइनल जो डिटर्मिनेंट स्टेटमेंट है वो आई है 2007 में, ठीक है। IR कोहेलो केस था एक। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, तो ऐसी कोई भी सिचुएशन एग्जिस्ट नहीं हो सकती कि आप जुडिशियल रिव्यू को जुडिशरी से अलग कर दे, जुडिशरी से ले लें, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर
1973 में आया था, तो उससे पहले हमेशा कोई कानून होता है उसकी सिर्फ प्रोस्पेक्टिव रूलिंग होती है, रेट्रोस्पेक्ट में नहीं लगा सकते आप। तो 1973 के बाद जो भी कानून 9th शेड्यूल में ऐड किया गया है वो जुडिशली रिव्यू किया जा सकता है अगर वो किसी फंडामेंटल राइट को कॉन्ट्रवीन करेगा। ये वाली बात आई है, इसी बात को अभी हम पढ़ रहे हैं। आईआर कोहेलो 2007 का केस था, यूपीएससी ने इसको मेंस में पूछ लिया इस केस को डायरेक्टली, ठीक है। 2007 का सुप्रीम कोर्ट रूल्ड देयर कुड नॉट बी एनी ब्लैंकेट इम्यूनिटी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू ऑफ लॉज इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल। बस इतना ही है, दैट इज इट। यही वाली बात है। कहने का मतलब है कि अप्रैल 24 1973 को बेसिक स्ट्रक्चर का जजमेंट आया है। इस दिन के बाद से, इससे पहले वाले को नहीं कर सकते हैं, बात ध्यान रखिएगा, इससे पहले वालों को नहीं कर सकते हैं। इससे पहले वो नॉर्मल फर्स्ट अमेंडमेंट वैलिड है। तो 1973 24 अप्रैल से पहले जो भी कानून ऐड किया गया है 9th शेड्यूल में, दैट कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द बेसिस कि उससे फंडामेंटल राइट कॉन्ट्रवीन हो रही हैं। परंतु 24 अप्रैल 1973 के बाद 9th शेड्यूल में जो भी कानून एंटर किया गया है, जो भी रखा गया है, कैन बी आर ओपन टू चैलेंज इन कोर्ट if they violate fundamental rights guaranteed under Article 14, 15, 19, 21 or the basic structure of the Constitution। ये बात ध्यान रखनी है, बस इतना सा सरल बात है। तो आपसे क्वेश्चन क्या, प्रीलिम्स में क्या पूछा जाएगा ना, एवरीबडी गेट्स कंफ्यूज्ड, क्योंकि सबको ये बात याद रहती है कि जो 9th शेड्यूल है उसका पर्पस ही ये है कि 9th शेड्यूल के अंदर जो भी लॉ रखा जाए उसको चैलेंज ना कर पाए कोई सुप्रीम कोर्ट के सामने या हाई कोर्ट के सामने, राइट। दैट इज द होल पर्पस। ये सोच के इंट्रोड्यूस किया गया था 9th शेड्यूल को, प्लान ही ये था। एक ऐसा शेड्यूल बना देते हैं कि इसके अंदर जो लॉ हो इसको कोई कभी जुडिशरी के पास चैलेंज ना कर सके। दैट वाज द प्लान, ओके। वो वैलिड था 1973 तक। 9th शेड्यूल में जो भी लॉ लग जाता था उसको चैलेंज नहीं किया जाता था जुडिशरी के पास, ठीक है। बट सुप्रीम कोर्ट की ये केस स्टेटमेंट को याद रखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, बहुत ही महत्वपूर्ण केस है ये। आईआर कोएलो केस है 2007 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट कहा कि जुडिशियल रिव्यू तो हम नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। मैंने बताया आपको, सुप्रीम कोर्ट अपनी कोई शक्ति नहीं छोड़, ऐसी कोई शक्ति है ही नहीं जो सुप्रीम कोर्ट से कोई उससे ले क्या ले, वो ज्यादा और ले लेगी। अगर ज्यादा उसके साथ खींचातानी करके उसकी पावर कम करने की कोशिश करते हो तो वो ज्यादा और ले लेती है। तो पहले हमारी जो पहले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए लिखा हुआ था कि भाई जो प्रेसिडेंट हैं वो थोड़ा सा कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से या बाकी जजेस को, और उसके बाद लगा देते हैं जजेस को। वो भी उन्होंने धीरे धीरे इस पर बात हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना प्लान बनाया कि हम खुद कर लेंगे ये सब, कॉलेजियम सिस्टम बना दिया। और जो कॉलेजियम सिस्टम की जो एडवाइस थी वो मैंडेटरी कर दी प्रेसिडेंट के लिए। तो अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सबसे जो सीनियर जज हैं, ये 5 लोग होते हैं जो कि कॉलेजियम है, ये जो नाम एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को वो एडवाइस मैंडेटरी होती है। इसमें बस एक इतना कहा गया है कि अगर उन 5 में से 2 जज भी मना कर दें एडवाइस को तो वो एडवाइस टेंडर नहीं करनी चाहिए। तो मिनिमम 4/1 के जो जजमेंट है, 4/1 की जो एडवाइस है, उसी बेसिस पर प्रेसिडेंट को एडवाइस किया जाता है कि किसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है। एंड मैंडेटरी, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जी इस बात को न माने। सिमिलरली जुडिशियल रिव्यू की पावर अगर यूपी से सुप्रीम कोर्ट से लेने की कोशिश करोगे तो ये ऐसा करने नहीं देंगे। तो इन्होंने वापस याद किया कि नहीं, जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड इट कुड नॉट बी टेकन अवे बाय पुटिंग अ लॉ अंडर द 9th शेड्यूल। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं क्रिएट होगी कि आप लॉ को ले ही लो, 9th शेड्यूल में रखने से लॉ हट जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो laws placed under the 9th schedule after a specific date which is April 24 1973 are open to challenge in the court if they contravene the fundamental rights guaranteed under the article 14 15 19 or 21 or the basic structure of the constitution। ठीक है, ये वाली बात हुई। तो इसीलिए अब 9th शेड्यूल के अंदर जो भी लॉ है उनको चैलेंज किया जा सकता है स्पेसिफिकली। दिस वाज इट, यही है जुडिशियल रिव्यू। काफी सरल चीज है। आज का दिन जुडिशियल रिव्यू पढ़ने का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का पूरा टॉपिक जो है लक्ष्मीकांत से उसको रिवाइज करने का है। आई रियली आस्क यू टू डू राइट नाउ इज टू रिवाइज सुप्रीम कोर्ट एंड देन जुडिशियल रिव्यू। लेक्चर नंबर 35 में हम 2 कनेक्टेड टॉपिक विद द जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन करेंगे। अगेन नथिंग स्पेसिफिक टू द प्रीलिम्स देयर बट मोर ऑफ अ कॉन्सेप्चुअल आइडियाज। इसको करने के बाद हम फिर उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट की तरफ पढ़ेंगे। स्टेट गवर्नमेंट्स में गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स, वो सारे हाई कोर्ट्स वाले जो टॉपिक हैं विल कंटिन्यू फ्रॉम द लेक्चर नंबर 36। ये टेलीग्राम ग्रुप है विच ऑल ऑफ यू मस्ट ज्वाइन। Specifically why? Because it's very tremendously funny and witty. Also, you can get the PDF of these classes in that Telegram group. Also, you should definitely and very definitely join this social media pages of mine.
एंड अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इस यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आपकी उंगलियों में दर्द हो रहा हो तो आप कोहनी से टाइप करके बताइएगा। हैव अ नाइस डे।